ठीक है, हो गया स्टार्ट। So good evening friends, welcome to PSIRE channel. We are here to discuss remaining topics of comparative politics. That is topic number 1 of paper 2 section 1 of PSIR optional. So we had done yesterday first part, and today we shall do political development approach, political modernization, political culture, and after that political economy and political sociology. So let's start जी with political development, है ना। सत्यम सर, अगर हो सके तो कल जो आपने शेयर किया था स्क्रीन वो कर दीजिए। इफ यू आर कंफर्टेबल कर दीजिए, नहीं कंफर्टेबल है छोड़ दीजिए, है ना, लोड नहीं लेना है। नहीं, मैं कर दूंगा सर। जी जी। हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच पे। तो तो सर इसमें ये भी सबसे पहले तो ना, क्या सर? इसमें तो लूसियन पाई हैं, हंटिंगटन साहब हैं, रिग्स, ये 3 लोग हैं इसमें सर। इसका बैकग्राउंड ऐसे है, ये सब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मॉडर्न अप्रोचेज है। तो मॉडर्न है तो ट्रेडिशनल को काउंटर करते हुए आते हैं, और मॉडर्न में भी जिस सीक्वेंस में हमारे पास सिलेबस है उसी सीक्वेंस में ये रिफॉर्म होते हुए नेक्स्ट मॉडल बन रहे हैं। हाँ जैसे जी सर। वो समझ में आ गया ना, ईस्टर्न वाला सिस्टम मॉडल को उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल रिफॉर्म किया, फिर उनको भी हुआ, तो अब ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे आएंगे। जब इनको काउंटर करेंगे तो फिर हम लोग जाएंगे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की तरफ, लिबरल वाले। फिर उसके बाद जाते हैं पॉलिटिकल कल्चर की तरफ, लिबरल वाले, है ना। तो ये उनका जी इवोल्यूशन है, कंजिक्वेंशियल। अब ये दिखाता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म की तरफ मूव करता है। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो इनके हिसाब से, ये भी बिहेवियरल है और पोस्ट बिहेवियरल है। और ये उस प्रोसेस को भी काउंटर करता है जिसमें कि बोले थे कि सिस्टम एनालिसिस जो है डेवलपिंग सोसाइटी को नहीं कैटर करता है। तो ये इनका कंपैरेटिव एनालिसिस डेवलपिंग सोसाइटी को भी कैटर करने के लिए भी यूजफुल होता है अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोपोनेंट्स। जी सर। जी, अब स्कॉलर बता दीजिए। सर फिर इसमें वही लूसियन पाई हैं, ये डिफरेंट कंपेयर कंट्रीज को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। और सर डिफरेंशिएट कर देते हैं सर, ये जैसे अभी तक जो लोग थे वो सबको सारी डेवलपमेंट को एक ही लेके चल रहे थे, बट ये डिफरेंशिएट करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। और इनका फिर ये 3 पैरामीटर देते हैं इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, जो कि है सर इक्वालिटी, कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन। तो सर ये बताते हैं कि इक्वालिटी कब है, जब सर इंक्रीज्ड इक्वालिटी हो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। कैपेसिटी ऑफ स्टेट टू इन्फोर्स लॉ, जो सर एक गुरनार मिर्डाल थी जिन्होंने कहा कि सॉफ्ट स्टेट है इंडिया, तो मतलब इंडिया के पास अभी मतलब वो कैपेसिटी नहीं कि जो अपने लॉज को इन्फोर्स करा सके। और फिर सर डिफरेंशिएशन, जिसमें कि ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज, ये कहते हैं लूसियन पाई। हाँ फिर इसमें सर ये हंटिंगटन जो है वो पॉलिटिकल डीके का कॉन्सेप्ट देते हैं। जी, सही है। और अब इस रिग्स जो हाँ है वो डेवलपमेंट ट्रैप देते हैं। जी सर, इसको थोड़ा बता दीजिए आप डिटेल में। हाँ, अब एनालाइज करेंगे ना। सही है, आपने सब जी सही सर। बताया। अब इसे थोड़ा जी व्यवस्थित सर। कर देते। लूशियन पाई ने 3 पैरामीटर्स दिया है। उस पैरामीटर्स पे वो देखते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। उसमें है इक्वलिटी, कैपेसिटी, डिफरेंशिएशन। तो इक्वलिटी देखेंगे कि अमॉन्ग द पीपल, कैपेसिटी ऑफ द स्टेट, डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेट, उसका जो फंक्शन है। जी सर। और इक्वलिटी को इनका मतलब है कि इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल है कि नहीं इनके गवर्नेंस में। तो आप देखेंगे गौर से इस स्टेटमेंट को, तो ये आपको दिखेगा कि ऑथोरिटेरियन रिजीम में, कम्युनिस्ट रिजीम में वो पीपुल्स पार्टिसिपेशन नहीं देते। और अदर सिस्टम में जैसे कि मेडिएवल इरा में नहीं था। तो ये बोलते हैं कि इक्वलिटी मीन्स पॉलिटिकल इक्वलिटी आनी चाहिए। पॉलिटिकल इक्वलिटी हमारे फंडामेंटल राइट से भी दिया हुआ है और अदर इलेक्टोरल प्रोसेस में दिखता है। दूसरा है कि स्टेट्स कैपेसिटी टू गवर्न, खास करके तभी ये इसके हिसाब से थर्ड वर्ल्ड में अपना मॉडल को एनालाइज करेंगे। तीसरा है डिफरेंशिएशन, जिसमें कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बोला जाता है। तो डिफरेंशिएशन बार बार ये एफडब्ल्यू रिक्स भी यूज करते रहते हैं। अब जैसे आप देखोगे कि हमारे यहाँ आर्म्ड फोर्सेज बॉर्डर सिक्योरिटी पे रहता है, बॉर्डर डिफेंस करते हैं। कभी कभी वो जब आती थी पहले डिजास्टर, तो वो आते थे कि ना कि राहत कार्य में सेना को लगा दिया गया।
लेकिन ये हाँ। पाकिस्तान में देखेंगे तो आप वहाँ बॉर्डर भी डिफेंड करती है, फॉरेन पॉलिसी भी शेप करती है, की इशू एंड गवर्नेंस भी शेप करती है, ऐसा हो गया। तो वहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं दिख रहा। हम्म। ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बता रहे हैं। कभी कभी आप ऐसे देखेंगे जिसको नहीं लिख सकते कि जुडिशियल को गवर्नेंस जो भिखू पारेख ने दिया है जुडिशरी के बारे में, तो आपको लगेगा थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट हो रहा, डिग्रेड हो रहा है हमारा पॉलिटिकल डिफ्रेंशिएशन, बट ओवर इसको नहीं स्टेप लिखा हो रहा है। जी। तो अब डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो इनको देखते अब यही है, 3 पैरामीटर में देखते रहना है। तो ये मॉडल डेवलपिंग सोसाइटीज में भी वर्क करता है। और एसपी हटिंगटन जो है वो पॉलिटिकल डीके की बात करते हैं। इसमें बोलते हैं कि कंट्री जिनमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है उसमें डीके भी हुआ है। तो ये डीके कैसे हुआ, तो जिसके कारण मिसमैच बिटवीन रेट ऑफ ग्रोथ इन पार्टिसिपेशन और इंस्टीट्यूशनल एडेप्टेशन और कोहेरेंस, मतलब कि इक्वलिटी आया, पार्टिसिपेशन बढ़ा। अब जैसे तो पाकिस्तान में भी जब इलेक्शन होता है तो पार्टिसिपेशन तो बढ़ जाता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज एडेप्शन या उनका इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है, और जो अदर इंस्टीट्यूशंस वहाँ के जो भी होंगे पार्लियामेंट या वो ऑटोनोमसली फंक्शन नहीं कर पाते, उसमें मिलिट्री का रोल आ जाता है। प्राइम मिनिस्टर सर का ये डीके इंस्टीट्यूशन का उनका कोई, ऑटोनोमस है। हाँ, जी सर, डीके का कोई स्टेटमेंट है क्या सर, मतलब एकदम मेन जो है, ऐसा कोई? ऐसा तो हमारी नज़र में अभी नहीं है। इतना ही अच्छा लिखा सर। हुआ है कि पॉलिटिकल डिके इज ऑब्जर्व्ड विश्व में से जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हुआ है उसके साथ साथ पॉलिटिकल डिके भी हुआ है, और ये मिसमैच दिखाता है रेट ऑफ तो ग्रोथ इन ये इसको सर पार्टिसिपेशन। लिख सकते हैं थोड़ा अच्छे से कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज अकम्पनीड बाय पॉलिटिकल डीके ऑल्सो, तो ऐसा थोड़ा हुआ? नहीं, ऐसे ही आप ये लिखेंगे तो ये तो हो गया कोरिलेशन, आपने स्टैब्लिश कर दिया अच्छा पॉजिटिव कोरिलेशन कि जब होगा तो ये भी होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हंटिंगटन ओके ने सर। देखा है कि ऐसा हुआ है। ओके और एफ डब्ल्यू ओके। रिक्स बोलते हैं कि डेवलपमेंट ट्रैप, तो ये भी कुछ उसी तरह का है। तो ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट ट्रैप ये ऐसा वाला नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इकोनॉमिक वाला। जब डिफरेंट ये डायमेंशंस इक्वली ये डेवलप ना हो। हाँ, यही तीनों पैरामीटर में जी जी। कोई ज़्यादा, जैसे कि आप देखेंगे तो थोड़ा सा पॉलिटिकल डिके, जैसा मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ गया, स्टेट का कैपेसिटी घट गया, डिफ्रेंसिएशन है ही नहीं, ये डेवलपमेंट ट्रैप है। जी जी। और ये आपको पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में ज़्यादा दिखता ये है। उसकी इतना ही सर है मीनिंग तो नहीं है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि सोसाइटी उस लेवल उस रेट पे ग्रोथ नहीं करती जिस रेट पे स्टेट कर गया है। स्टेट के पास पावर्स तो आ गई हैं, लेकिन जो सोसाइटी है उसको उन वैल्यूज को मतलब उतना एनलाइटन नहीं है, लोग अवेयर नहीं है अपने राइट्स वगैरह के बारे में, लेकिन स्टेट वो के तो पास शायद वो वाला है ना कि जिसमें पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हो गया है, बट ट्रेडिशनली सोसाइटी अभी भी वैसी ही है। हाँ, देखिए क्या है कि रिजल्टेंट तो आपने जो बोला वो काउज है, कि एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में आप मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस या वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस लाइक डेमोक्रेसी इक्वलिटी आपने लाया, इम्पोज किया, तो ऑब्वियसली, और आपने एक 3 क्राइटेरिया भी दे दिया अपने यूरोपियन नेशंस को स्टडी करके रेफरेंस पॉइंट, तो ऑब्वियसली दैट विल बी द सिचुएशन कि हमारे यहाँ कुछ आगे रहेंगे कुछ पीछे रहेंगे, और आप बोल भी देते हैं कि ये डेवलपमेंट ट्रैप, यानी सारे आइडिया वो इथनोसेंट्रिक व्यू से दे रहे हैं, तो वो नहीं होना है। आप ये भी कर सकते हैं कि उन्होंने एक 3 ऐसा क्राइटेरिया चूज किया जिसमें वेस्टर्न कंट्री पहले फुलफिल कर चुकी है, और वही 3 क्राइटेरिया पे जज करने लगते पोस्ट कॉलोनियल, तो उनको और फिर बोल देते कि ये तो ट्रैप है, डेवलपमेंट ट्रैप है। कोई बोले पॉलिटिकल डीके है, तो बोला सब कुछ तुम ही कर लो। अब आपने मैम ने जो बोला कि सोशल वो नहीं हुआ है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइज हो गया है, तो दैट इज बाउंड टू हैपन, एंड वो फैक्टर है, काउज है। हमें ओवरऑल देखना है पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे, वो सोशल पे नहीं। सोशल जो पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस है वो काउज बन जाता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट ट्रैप का। ओके। क्योंकि हमारा ये जो मॉडल है ना, याद है वो हमारा सिस्टम एनालिसिस भी पॉलिटिकल सिस्टम को देखते, सोशल सिस्टम वाले तो वो सोशोलॉजी वाले पढ़ते ना। मॉर्टन कापलान किसका था वो। हाँ, अब आते हैं। तो इनका भी क्रिटिसिज्म है, ट्रेडिशनलिस्ट वही बोलते हैं रटा रटा टाइप का, हम लोग के लिए रटा रटा है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी। और वो एक चीज़ और भी बोलते हैं कि जहाँ तक आप जो प्रिस्क्राइब करते वो तो हम बिना इतना डाटा कंपेयर किए ही बता देते थे, तो एक्स्ट्रा मतलब ये एक्स्ट्रा वैगेंट हो गया, खर्चीला भी हो गया। मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि बायस टुवर्ड्स वेस्टर्न लिबरल मॉडल्स।
ये यहीं तक था डेवलपमेंट वाला। तो ये आप इसको जगह जगह यूज कर सकते हैं, पेपर कोई भी सेक्शन में है ना, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप नाम लो या ना लो, पॉलिटिकल डीके यूज कर सकते हैं, डेवलपमेंट ट्रैप यूज कर सकते हैं। आप जैसे पॉलिटिकल साइंस वाले में तो कहीं लिखोगे तो उनके नाम भी लिख सकते हैं आराम से, फिर ये अपना लुसियन पाई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। तो अब ये क्या हुआ, इनको क्रिटिसाइज किया गया पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, तो ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन वाला आइडिया देके अपने आप को रिलेवेंट रख रहे थे जी। ये भी बिहेवियरल और पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच है, क्योंकि कंपेयर करते हैं और एम्पिरिकल करते हैं कंपेरिजन। इनका स्कॉलर्स का नाम क्या है, दो तीन? हंटिंगटन और एडवर्ड शिल, डेविड आफ्टर जी। तो हंटिंगटन दोनों में है और डेविड आफ्टर लिख लीजिएगा। बुक का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हंटिंगटन का बुक का नाम है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। एडवर्ड शील्स है, इनके बुक का नाम नहीं लिखा हुआ है। केनेथ ऑर्गान्स्की भी है। अच्छा, कल एक मुझे याद लग रहा है कि इराटा बोलना था, इराटा, शायद मैंने इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम में केनेथ ऑर्गान्स्की बोल दिया था, वो केनेथ एरो हैं आईजीपी सेक्शन में। यदि बोल दिया होगा तो देख लीजिएगा, अदरवाइज सही होगा तो ठीक है। अब ये देखते हैं कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन क्यों आया। तो हम लोग जैसे सिलेबस में लिखा, जैसे हमारे नोट्स में लिखा हुआ है ना, तो इट वाज काइंड ऑफ निगेटिंग द नेगेटिव। पहले एक मॉडल आया, उनके शॉर्ट कमिंग को दूर करते हुए या उनको रिफॉर्म करते हुए दूसरा मॉडल आया। तो जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जो शॉर्ट कमिंग रह गई, उसको काउंटर करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन वाला अप्रोच आया। तो ये इन्होंने बोला कि जैसे कि उन्होंने 3 पैरामीटर दिया था, इक्वलिटी, कैपेसिटी, डिफरेंशिएशन। यहाँ पर बोला कि मैं वैसा नहीं दूंगा, मैं बायस्ड नहीं रहूंगा मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ, अपने हिसाब से न्यूट्रल अप्रोच दूंगा। और ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन होगा। कोई भी कंट्री कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना ले, कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या लिबरल डेमोक्रेसी हो, बट व्हाट डज मैटर इज द मॉडर्नाइजेशन, वो सब में होगा। उनका कहना था कि जैसे मिडिएवल से मॉडर्न में आते हैं, या तो प्रिमिटिव सोसाइटी से मिडिएवल में आते हैं, मिडिएवल से मॉडर्न में आते हैं, तो कोई भी रेजिम हो, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक, कम्युनिस्ट और लिबरल, उनमें हंटिंगटन ने 4 का दिए हैं पैरामीटर्स मॉडर्नाइजेशन के, कि उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन आता रहेगा, बढ़ता रहेगा, सेक्युलराइजेशन बढ़ता रहेगा, रेशनलाइजेशन बढ़ता रहेगा और अर्बनाइजेशन भी बढ़ता रहेगा। तो हम किसी भी सोसाइटी को इस 4 पैरामीटर्स पे यदि कंपेयर करेंगे तो हमें पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन दिखेगा कि किस लेवल तक है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के कारण जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अप्रोच है वो ब्रॉडेन हो गया। अब आप देखेंगे कि ये चारों पैरामीटर ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी में होता है किसी न किसी लेवल पे। अब जो है कि नॉन लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जैसे मान लीजिए लीबिया का गद्दाफी भी आप देख सकते हैं, सद्दाम हुसैन के राउट भी देख सकते हैं, पाकिस्तान का बनाना स्टेट भी देख सकते हैं, नेपाल का जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता वो देख सकते हैं, इंडिया का देख सकते हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी चाइना का देख सकते हैं, यूएसएसआर भी देख सकते थे। इसमें सर ये हंटिंगटन कहते हैं ना कि सर जो भी कंट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएगी वो फाइनली डेमोक्रेसी की तरफ भी जाएगी। हाँ, कहने का मतलब है कि वो अपना एंगल घुसाई देंगे कहीं ना कहीं। जी। फिर मार्क्स बोलेंगे देखा 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 मैंने क्या बोला था। दैट वाज एन एजेंडा। एक्सेप्शन ढूंढना हो, अगर इसका एक्सेप्शन ढूंढना हो तो भूटान का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि ना तो वो इंडस्ट्रियलाइज्ड है, ना वो सेकुलर कंट्री है, लेकिन स्टिल उसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट हाई है, जीडीपी सब सही रहता है। हाँ, एज अ क्रिटिसिज्म यूज कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि क्रिटिसिज्म यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने चारों पैरामीटर हंटिंगटन वाला लगाया तो फिर तो वहीं पर क्लियर हो जाएगा कि नहीं नहीं वो कहाँ से मॉडर्नाइज हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं, सेकुलराइजेशन है ही नहीं। तो कहने का मतलब होता है ना कि जहां पर ये लोग डिटर्मिनिस्टिक हो जाते हैं कि मेरा ही सही है, वहीं पर आपने डिसाइड कर दिया कि बाकी लोग नॉन मॉडर्न है। जहां अंग्रेजों ने बोल दिया कि हमारा ही सिस्टम बेटर है, तो ऑब्वियसली इंडिया वर्स हो गया इस कारण। उसको मॉडर्न ही नहीं कंसीडर करेंगे ना फिर, इसीलिए। हाँ, वो अपना एक थ्योरी बना दिया, बोलते हैं यू आर फेल्ड। इसलिए पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच को बायस्ड बोला गया इसी कारण। सारे 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 अप्रोचेज जो हैं वैसे, जैसे हमने कल बोल दिया ना कि द मोर नंबर ऑफ पीपुल यू हैव और रिप्रोड्यूस द मोर मॉडर्नाइज यू आर। देखो कितना नॉन डेवलप्ड दिखेगा फिर जापान और इंग्लैंड, कहेगा मैं तो बैकवर्ड हूँ।
सही तो बात जिनका है। है ना, ऐसा है। तो ये है, कुल मिलाकर ये प्रिस्क्राइब भी कर रहे साथ साथ में हंटिंगटन कि जो ग्लोबल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है उनको मॉडर्नाइजेशन की तरफ डेवलपिंग सोसाइटीज को प्रमोशन के लिए ही वर्क करना चाहिए। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स थे, और ये सब जो वाशिंगटन कंसेंसस का आइडिया है, तो उन चीज़ों को ये लोग शेप करते थे या उनसे भी रिशेप होते थे खुद, या तो उनको रीइंफोर्स करते थे अपने स्कॉलरली आइडियाज के थ्रू। ये प्रोजेक्ट होता है इंटरपेलेशन कराने के लिए, है ना। फिर यदि हमारे सिलेबस के हिसाब से देखें तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि उनका कहानी अपनी तरफ ऐसे देखेंगे तो सबका अलग अलग स्टोरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, हैप्पीनेस है, व्हाट डज मैटर इज द प्रोस्पेरिटी ऑफ देयर पीपुल, हैप्पीनेस ऑफ द पीपुल। और भूटान इसको, इस रूल को डिफाई करता है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं होना, है ना। इनका क्रिटिसिज्म भी वैसा ही जाएगा। ट्रेडिशनलिस्ट क्या सर बोलेंगे? इसमें ये चाइना का भी एग्जांपल देते हैं ना कि सर चाइना की जो ग्रोथ है इस अप्रोच के लिए चैलेंज है, बिकॉज इवन आफ्टर मतलब मॉडर्नाइजेशन ये डेमोक्रेसी की तरफ नहीं गए, जो ये हंटिंगटन कहते हैं। हाँ, मेरे पास लिखा हुआ है जी सर। बस वही एक ही चीज़ बेसिक ये है कि एसपी हंटिंगटन अपने चारों पैरामीटर में डिटर्मिनिस्टिक हो जाते हैं। जी जी। यदि आप वहीं पर फिक्स कर देंगे तो उनके हिसाब से सब बैकवर्ड हो गया, वो फॉरवर्ड है। यदि ऑटोनोमसली आप सोचे तो ये जरूरी नहीं है कि जो हंटिंगटन लिखा है वही सही है, और यही क्रिटिसिज्म बन जाता है मार्क्सिस्ट का भी, ट्रेडिशनलिस्ट का भी, है ना। अब आते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को। बोलते थे मार्क्सिस्ट लोग कि ये इनका अल्टीमेट है कैपिटलिज्म का एक्सपेंशन। आपने देखा होगा कि हंटिंगटन ने प्रिस्क्राइब किया ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लिबरल डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए बाय नेमिंग देम पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। तो इस थ्योरी के अगेंस्ट में मार्क्सिस्ट ने दिया डिपेंडेंसी स्कूल, खास करके लैटिन अमेरिका वाले, एजी फ्रैंक, कि आपके चक्कर में जो डिपेंडेंसी बन गई है, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट हो गया, प्रोस्पेरिटी नॉर्थ, पॉवर्टी इन साउथ, कोर, पेरीफेरी, ये सब। तो दोनों तरफ से एक डिबेट चलता था मॉडल्स का। फिर हो सकता है एक मॉडल कोई और आए बोलें, डिफाइनिंग होगा तो फिर सिलेबस में आ जाएगा। तीसरा है पॉलिटिकल कल्चर। इसको सर ये, एलमंड एंड वर्बा देते हैं। हाँ, तो ये कल्चर में एक पार्ट ढूंढा इन्होंने, पॉलिटिकल कल्चर। एक हो गया रिलीजियस कल्चर, एक हो गया ये कल्चर वो कल्चर में, एक उन्होंने पकड़ा पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। और इनका बुक का नाम है सिविक कल्चर। इनका भी अप्रोच है बिहेवियरल पोस्ट बिहेवियरल। तो हम लोग जितने भी कर रहे हैं ना, सब मॉडर्न कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है, सब बिहेवियरल पोस्ट बिहेवियरल है। तो कल्चर में इन्होंने पकड़ा है पॉलिटिकल कल्चर का, बोलते हैं ये सबसेट ऑफ कल्चर है, और ये दिखाता है कि पीपुल्स ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये चार देंगे, चारों में एक ही चीज़ नापते रहेंगे कि पीपुल्स का ओरिएंटेशन कैसा है वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, कैसे वो कोरिलेट करते हैं या रिलेट करते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम से। फर्स्ट थिंग ये बोलते हैं कि क्यों कल्चर को यूज किया जाए एज ए पैरामीटर इन कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तो बोलते हैं कल्चर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ये ऐसा नहीं कि आज है कल 10 साल बाद बदल जाएगा तो ये यूजलेस हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म है, तो इससे हम लोग देखते हैं कि जहाँ का पॉलिटिकल कल्चर होगा वो सालों तक या डिकेड्स तक या सेंचुरी तक वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो दिस कैन बी अ स्टैंडर्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। ये पॉलिटिकल कल्चर में अल्मोंड एंड वर्बा पे दो इन्फ्लुएंस था, एक था मैक्स वेबर का आइडियल टाइप और दूसरा था डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट। तो ये इनका चारों कल्चर जो प्रिस्क्राइब करती है पॉलिटिकल कल्चर, उसमें इनपुट आउटपुट का एक मॉडल डायग्राम बना हुआ है। मैक्स वेबर का आइडियल टाइप था कि वो एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाए थे कि इसमें हर चीज में एक आइडियल सिस्टम बना के देखते थे, रेफरेंस ऑफ फ्रेम बनाते थे, सॉरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बोल सकते हैं आप, उससे वो बाकी जो ओरिजिनल चीजें प्रैक्टिकली जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनको देखते थे कि कहाँ तक पहुंचा है, उसमें आइडियल टाइप के कितना नजदीक पहुंचा है, कितना डिविएशन है। तो
वर्बा और आलमंड और वर्बा भी यही काम करेंगे। उन्होंने बना लिया कि सिविक कल्चर बेस्ट है, बाकी को नाम देते रहते, पैरोकियल है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल है, पार्टिसिपेंट है, होना चाहिए सब कुछ सिविक, है ना। अब ये हर चीज़ पे इनपुट आउटपुट मॉडल लगाते रहेंगे। तो कुल मिला के इनका प्रिस्क्रिप्शन रहता है सिविक कल्चर, लेकिन 4 इन्होंने दिया है पॉलिटिकल टाइप्स ऑफ आइडियल टाइप्स ऑफ कल्चर जो बताते हैं। 4 बेसिक मॉडल्स है। पहला है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। अब एग्जाम्पल ही पहले दे देता हूँ जो नोट्स में है, इससे जल्दी समझ में आ जाएगा कि अंडमान निकोबार के जो ट्राइब्स हैं, या आप मान लीजिए सेंटिनलीज ले लीजिए या जरवा ले लीजिए, तो पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर में अब उनको क्या पैरोकियल बोले, लेकिन नोट्स में है इनके हिसाब से तो अल्मोंड एंड भरवा से है, तो है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर है कि ना तो उनका इनपुट में रोल है, ना उनका आउटपुट पे उनका पे असर है। उनको कोई मतलब ही नहीं पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया से। यूपी में चुनाव हो रही है, हमारी सिविल सर्विसेज में वैकेंसी बढ़ रही है या तो वैकेंसी घट रही है, उनको कुछ मतलब नहीं है, पता ही नहीं है, उनको कनेक्टेड ही नहीं है। नेहरू वाला पंचशील जो था, ट्राइबल पंचशील, तो यही है। इट डिनोट्स दैट पीपुल डू नॉट रिलेट देमसेल्फ विद द पॉलिटिकल सिस्टम, दे मे बी इनडिफरेंट टू द पॉलिटिकल सिस्टम। इनडिफरेंट है तो बोलते हैं कि ना तो उनको वैसे इनपुट में भी नहीं है, आउटपुट में, कुल मिला के प्रोसेस में इंटीग्रेट ही नहीं होते, इंटरैक्ट नहीं करते। दूसरा है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, जब आप इनपुट में नहीं जा रहे लेकिन आउटपुट का असर पड़ता है आप पे। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर का एग्जांपल बता दीजिए। सर इंडिया का 80s और 1910 में जो पॉलिटिकल कल्चर था। हाँ ये भी है, और साथ में अभी देखें तो माइन्यूट लेवल पे, जिसको आप एग्जांपल में नहीं लिख सकते, कि हम लोग बाहर बैठ के पढ़ते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, पॉलिटिकल सिस्टम जैसे चेंज होता है वैसे हमारे पे असर पड़ता है, उससे हम लोग का व्यू चेंज होता है, लाइफ चेंज होता है, लेकिन हम लोग वोट देने नहीं जाते। तो सर ये व्हेन पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट, जी बोलिए। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखे जाए तो जो विमेन मूवमेंट्स होते हैं वो विमेन लेड नहीं होते, तो ये हो सकता है ना सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, उन पे इम्पैक्ट होता है पर उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता। ये किन्हीं ने बोला तो बोल दीजिए, अदरवाइज अब तो पार्टिसिपेट कर ही रही हैं। हाँ ठीक है सर। ठीक, ये हो गया सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, कि व्हेन पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट इन इनपुट फंक्शन बट डू रिलेट देमसेल्फ विद द आउटपुट फंक्शन, ये सब्जेक्ट। मतलब वो इंडिफरेंट नहीं है, कहीं ना कहीं जुड़ गए, आउटपुट से जुड़ गए। तीसरा है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, तो पीपल प्ले एक्टिव रोल इन बोथ एट द इनपुट लेवल एट विद आउटपुट लेवल। तो बार बार आप देखेंगे डेविड ईस्टन वाला इनपुट आउटपुट आ रहा है ना। जी सर। तो इसमें बोलते हैं कि अभी तक जो था वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी में यही चल रहा था, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। लेकिन वो जिस समय, वो कुछ साल पहले तक की बात ये थी कि फ्रांस में येलो वेस्ट मूवमेंट ये वगैरह हो रहा था, और ये एंटी माइग्रेशन चल रहा था, रिफ्यूजी क्राइसिस इन मेडिटेरेनियन ओशियन वाला। तो उस समय देख रहे थे कि ठीक है वो डिक्लाइन हो रहा है, सोशल कैपिटल में आपस में लड़ झगड़ रहे, तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पे व्यू बदलता रहता है आपस में, ये है। अमिताभ कांत जी भी खड़े हो गए थे ये बोलने के लिए, इंडिया हैज टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। हु टोल्ड इट? अमिताभ कांत, ये नीति आयोग सीईओ। ओके ठीक है। हाँ, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत सर ने बोल दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंडिया हैज टू मच हाँ ऑफ डेमोक्रेसी। ये बेसिकली ना उस कंटेक्स्ट में बोला, जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, जब रिवॉल्यूशन कुछ भी मतलब बदलाव लाना हो तो अब प्रोटेस्ट चालू होते हैं, इस कंटेक्स्ट में बोला था उन्होंने। ओके सर। हाँ ठीक है, अमिताभ कांत ने बोला इसलिए रट लेते हैं, बाकी अपना अपना व्यू हमारे पास रहेगा, है ना। ऐसे मुझे नहीं लगता ये लिखना चाहिए, क्योंकि वी आर प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी, आवर प्राइम मिनिस्टर इज प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी, और ऐसे बोल देंगे तो सर ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ ये एजेंडा के तहत बोला गया होगा, तो हमें छोड़ ही देते हैं। ऐसे भी पॉलिटिकल स्कॉलर नहीं हो ना, तो हमारे हॉस्ट है, मतलब कि वो ऑफिशियल पोजीशन पे कुछ थे बढ़िया से, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट में साउथ एशिया में भी पार्टिसिपेंट कल्चर इज ऑन राइज, खास करके इंडिया का एग्जांपल दे रहे हैं। इलेक्टोरल टर्नआउट हमेशा होते हैं, वो स्विट्जरलैंड का एग्जांपल दिए हैं, जन लोकपाल बिल का। जी। आप ये बोलती हैं कि अल्मोंड एंड भरवा की कौन सा मॉडल जो है कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर जो बेस्ट है डेमोक्रेसी के लिए,
तो ये बोलते हैं सिविक कल्चर। तीनों जब मिलेगा तो डेमोक्रेसी आएगा। तीनों को ये नेसेसरी मानते हैं। पार्टिसिपेंट कल्चर भी होना चाहिए, सब्जेक्ट पॉलिटिकल भी है, पैरोकियल भी, ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन पार्टिसिपेंट कल्चर जो है डायग्राम में बीच में से जा रहा है, यानी डोमिनेंट है ये। लेकिन ये टू मच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये डिजेनरेट्स कर देता है डेमोक्रेसी इनटू मोबोक्रेसी। एग्जाम्पल देती हैं कि इटली जर्मनी में यही हुआ था इंटर वार पीरियड में। अब ओर्टेगा गैसेट भी को लेके हो रहा था, उसके लिए भी बोल सकते हैं पीपल वर नॉट एग्रीइंग। ये कैसे जुड़ेगा? I just sir, Bentham sir, if you're not speaking, can you please switch off your mic? And पारुल मैम, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। Can you please say थोड़ा सा loudly बोलेंगे आप? अभी कुछ थोड़ा ठीक आ रही है? परफेक्ट। ओके, आई वाज सेइंग कि अभी जो वैक्सीनेशन को लेके हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज में, दैट पीपल वर नॉट अग्रीइंग टू गेट वैक्सीनेटेड, उसको भी एक एग्जांपल की तरह कोट कर सकते हैं यहाँ पर कि वहाँ पे ज्यादा डेमोक्रेसी है, पीपल हैव चॉइस, इसकी वजह से वो स्टेट को बिल्कुल जो चीज सही भी है उसमें भी अग्री नहीं कर रहे। दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी इज नॉट फंक्शनिंग वेल। आई थिंक वी शुड नॉट टेल। यदि आप अच्छे से एनालाइज करेंगे तो पीपल मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज। हम लोग परसुएड कर रहे थे, बट इम्पोज नहीं करना चाहिए। इम्पोज किए तो हो जाएगा कि मार्च ऑफ स्टेट, पुलिस स्टेट हो जाएगा। पुलिस स्टेट। और ये जो इनका एग्जाम्पल होता है ना कि टू मच डेमोक्रेसी, इटली जर्मनी का बार बार लेते हैं, तो इनका कहने का मतलब है कि एराउज हो जाता है, डेमागोग का रोल्स आता है उनमें। अब पार्टिसिपेशन कहने का मतलब नहीं कि वो पॉजिटिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए डेमोक्रेसी आया। वो मतलब मिसगाइडेड होकर प्रमोशन लेते हैं कि अब गलियों में सड़कों पे आके फैसले लेने लगते हैं, जज करने लगते हैं, चीज़ों को एक्शन लेने लगते हैं, जुडिशरी का रोल निभाने लगते हैं। और वो मतलब कहने का मतलब है वो नैरेटिव्स के गिरफ्त में आ जाते हैं, तब वो मोबोक्रेसी बन जाता है। कब वो बाउंड्री ब्रेक हो गया पता ही नहीं चलता। अदरवाइज एक आया था नसबंदी का कार्यक्रम ना, उसमें ड्यूरिंग इमरजेंसी और आफ्टर वार्ड कुछ, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत लोग सजेस्ट करते हैं नसबंदी करो, ये करो, ज़बरदस्ती करो, ये पॉपुलेशन लाओ। लेकिन हमारा डेमोक्रेसी सक्सेस किया है, फर्टिलिटी रेट जो है 2.0 पे आ गया बिलो डिप्लेसमेंट लेवल विथ डेमोक्रेटिक मॉडल। तो हम लोग तो हमारा सॉफ्ट पावर बढ़ने वाला है 20-30 साल बाद। अभी चाइना खुद ही आवलो बावलो हो रखा है, तो बेटर कि डेमोक्रेसी को सस्टेन करें और उसे चेरिश करें, मुझे ये लगता है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा नहीं तो वो देखो अच्छा कर रहा, वो देखो अच्छा कर रहा, मैं भी गोलियां चलवाता हूँ। चाइना के पॉलिटिकल कल्चर को इन चारों में से किस में रखेंगे? सिविक कल्चर तो नहीं है, पैरोकियल भी नहीं है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल में रखिए। पीपुल पार्टिसिपेट कर नहीं रहे, लेकिन आउटपुट का असर भर भर के हो रहा है उनका। ये मेरा है। हाँ नहीं, आपका बिल्कुल सही है। श्याम सरन जैसा लिखते भी है ना कि जो मतलब उनके राइटिंग्स में ऐसा रहता है कि जो इनपुट है वो तो ना लिया जाए, लेकिन आउटपुट्स का असर पड़ता है। इसका एग्जांपल उन्होंने तियानमेन स्क्वायर में जो मैसेकर हुआ था उसमें, कि आप इनपुट नहीं देते थे लेकिन आउटपुट पे असर हुआ ना, लोग विद्रोह किए ना, हालांकि बहुत टाइम पहले की बात है, बट दिस इज एग्जाम्पलिफिकेशन कि हाँ आउटपुट पे पीपल मैटर इन चाइना एज वेल। ऑब्वियसली सर, पीपुल ने पार्टिसिपेट नहीं किया पॉलिसी मेकिंग में, लेकिन उनको असर पड़ा पॉलिसी का कि एक ही बच्चा रखना है। हाँ, अब इनका भी क्रिटिसिज्म देखते हैं कि ट्रेडिशनलिस्ट का वही है जो लिखते आ रहे हैं, और मार्क्सिस्ट ने यहाँ पर स्पेशल वर्ड यूज किया है, एलिटिस्ट बायसनेस, कि आप किस सभी को पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे, आप पैरोकियल वाले को एंजॉय चेरिश कर रहे, सभी को आप बोल भी नहीं रहे कि पार्टिसिपेट करें, आप उनको मोबोक्रेसी टर्म कर रहे हैं। तो एक है हैरिस फॉस्डिक, उन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कन्विक्शन दैट देयर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज इन ऑर्डिनरी मासेज। तो यहाँ पर ये जो है तो एलिटिस्ट वाले हो गए कि ज़्यादा करोगे ओटेगा गैसेट टाइप का तो मोबोक्रेसी हो जाएगा। कहने का मतलब खुद ही डिसाइड करो और आप जो डिसाइड करो वही अच्छा है ना, ये इनका है। तो मार्क्सिस्ट वाले भी ठीक ही बोल रहे हैं, एलिटिस्ट बायस है। जेएस मिल वाला फिर नहीं तो सही हो जाएगा, बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म है,
सभी को मत दो, क्वालिफाइड वोटिंग राइट्स होने चाहिए, ये सब उधर ही है उनका सेंस। ये टू मच ऑफ डेमोक्रेसी में एक एग्जांपल मैंने कहीं मतलब ऐसा कुछ सोचा था मैंने, जब एरिस्टोटल कहते हैं डेमोक्रेसी शुड बी लिमिटेड, तो इज इट सम सॉर्ट ऑफ टू मच डेमोक्रेसी का उनका जो भय था उसके लिए वो ही वांटेड ही वाज मतलब चिढ़ते थे ना शायद डेमोक्रेसी से भी। वो अभी एग्जैक्ट तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि हर उनका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, जिस पॉलिटिकल सिस्टम में वो लिख रहे होंगे या बता रहे होंगे वहाँ का हिसाब होगा। ऐसे भी उन्होंने स्लेव्स को कहाँ दिया था, जब तक वो पहले तो ट्रस्ट ही नहीं करे उनके विजडम, तो एलिटिस्ट तो वो खुद भी थे। तो उनका चिढ़ने के कारण और इन लोगों के चिढ़ने का कारण या नहीं देने का कारण अलग हो सकता है, भले मैसेज एक जैसा जा रहा हो। ओके। और एरिस्टोटल के पहले का कॉन्टेक्स्ट भी देखो ना यार, सोक्रेटिस को मारा था, मतलब डेमोक्रेसी थी ना वहाँ पे। हाँ सही बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह का डेमोक्रेसी नहीं था आज तक, मतलब ठीक वही जो भी था वो था उस तरह से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो दो इंपॉर्टेंट बचा है, पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल सोशोलॉजी। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है? अच्छा, तो गुनार मेडल का बोलता है। हाँ बोलिए। ठीक है, गुनार मेडल एक स्टेटमेंट बोलते हैं ना कि इकोनॉमिक डिसीजन आर नॉट टेक, गुनार मेडल बोलते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस आर नॉट टेकन इन द वैक्यूम ऑफ पॉलिटिक्स। हर इकोनॉमिक डिसीजन का पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस होता है और इन टर्न दे आर आल्सो शेप्ड बाय द पॉलिटिकल सेटअप सिस्टम्स। तो वो इंटरलिंक्ड है। जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किन को माना जाता है? एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशंस। जी, इसको फिर काउंटर करते हैं बाद में कार्ल मार्क्स, वो क्या बोलते हैं? वेल्थ ऑफ फ्यू इन नेशन। हाँ, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी पे फर्स्ट टेक्स्ट बुक इसी को बोला गया, वेल्थ ऑफ नेशंस को। वहाँ पर बोलते हैं कि वो खुद ही डिफाइन करते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ लर्निंग मींट फॉर स्टेट्समैन, जो कि स्टेट्समैन के लिए वो ब्रांच है जहाँ से वो वेलफेयर ऑफ द पीपुल को एम कर सकते हैं। तो स्टेट्समैन है तो पॉलिटिकल डिसीजंस लेंगे, वेलफेयर करेंगे इकोनॉमिक्स। बोलिए सर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को बिना फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी माना जाता है। ये नोट्स में लिखा हुआ है कहीं। हाँ, आंसर में ऐसे लिख सकते हैं कि वी कैन आल्सो रेफर टू दैट कौटिल्य अर्थशास्त्र फर्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, लेकिन इकोनॉमी से थोड़ा सा वो ना एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मैनुअल जैसा हो जाता है। जो लिखा हुआ है उनका कहना है कि इन ईस्ट में कौटिल्य की अर्थशास्त्र और वेस्ट में एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन कैन बी रिगार्डेड एज फर्स्ट बुक ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, सही। तो हम लोग जो स्टडी करते हैं स्टेट के इकोनॉमिक पॉलिसीज को, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी हो गया। कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज का, सोशलिस्ट का कर सकते हैं या तो कम्युनिस्ट का कर सकते हैं, लिबरल वाले मॉडल का कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने लिखा है कि ये नॉर्मेटिव भी है, एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक भी है। तो एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक तो पता चलता है, नॉर्मेटिव कैसे है ये बता दीजिए। ये प्रिस्क्राइब भी करती है ना कि किस तरीके से मतलब मेथड्स अडॉप्ट करना चाहिए ताकि अच्छा चले, ऐसा प्रिस्क्रिप्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज बता रही है ना, विच आर सब्जेक्टिव इन नेचर। नहीं सर, ये नॉर्मेटिव इसीलिए है क्योंकि ये प्रिस्क्राइब करती है चीज़ों की विच शुड बी देयर। आप जो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसा है, वो तो एम्पिरिकल हो गया कि जो ऐसा है वैसा है, वो डिस्क्रिप्टिव नहीं नहीं सर, वो नहीं बोल रहा था मैं। ये कह रहा था गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, जो पॉलिसी मेकिंग होता है ना उसमें हेल्प कर रहा है, विच इज सब्जेक्टिव एडवाइस होगी ना वो तो। जी जी ठीक, सही है। हाँ, वो कह रहा था मैं वही। क्योंकि जो अभी तक जो मॉडल देखे थे ना, उसमें ये नहीं था कि क्या करना चाहिए, वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, होता है, ये होता है, ये है तो है, ये है तो है, ऐसा हो रहा था। स्ट्रक्चरल फंक्शनल में देखेंगे, सिस्टम में देखेंगे तो एकदम मैकेनिस्टिक दिख रहा था। अब इनमें नॉर्मेटिव घुसा हुआ है।
तो इसमें दो स्कूल है, लिबरल स्कूल है, मार्क्सिस्ट स्कूल है। तो लिबरल स्कूल्स में जो भी बोलूँगा वो शायद सबका पढ़ा हुआ रहता है, लाइसेंस फेयर इकोनॉमिक्स, यूटिलिटेरियनिज्म, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, रेशनल चॉइस। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पॉलिटिकल साइंस में इकोनॉमिक्स वाले हैं टॉपिक्स, जैसे लाइसेंस फेयर हो गया, यूटिलिटेरियनिज्म हो गया, वेलफेयर इकोनॉमिक्स हो गया, रेशनल चॉइस थ्योरी हो गया, तो ये सब है। ये सब हो गया लिबरल स्कूल वाले का। दूसरा है मार्क्सिस्ट। जी पूछिए। एक क्वेश्चन था मेरा कि प्रेस्क्रिप्टिव तो है लेकिन क्या प्रेस्क्राइब कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आया था। ये प्रेस्क्राइब कर रहा है कि व्हाइल टेकिंग पॉलिटिकल डिसीजंस हमें इकोनॉमी को भी कंसीडर करना चाहिए, इस सेंस ये में है क्या? देख ऐसे करते हैं ना कि इनका प्रिस्क्रिप्शन होता है कि वेलफेयर होना चाहिए, यूटिलिटेरियन होना चाहिए, कोई बोलता है ऐसा मॉडल होना चाहिए ताकि सभी का भला हो, इंक्लूसिव होना चाहिए, ये सब प्रिस्क्राइब करते हैं। फेयर होना चाहिए, ओपन इकोनॉमी होना चाहिए, और फिर वो मॉडल भी बताते साथ में कि आप ये अपनाओ, और उनका ये कम्युनिस्ट वाले का ये खराब है, हमारा ये अच्छा है, इससे इंक्लूसिव हो गया, लाइसेंस फेयर होना, ये सब प्रिस्क्राइब करते हैं। कम्युनिस्ट वाले प्रिस्क्राइब करते हैं कि हमारा वाला देखो कितना अच्छा लगता है, सब बराबर बराबर रहेंगे ना। तो वो तो हो गया चारों। लिबरल वाले में लाइसेंस फेयर, यूटिलिटेरियनिज्म, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, रेशनल चॉइस। मार्क्सिस्ट वाले में है कि वो लिबरल वाले का क्रिटिक करते हुए ही उनका थ्योरी आया है, और स्टार्ट हुआ मार्क्स से ही। मार्क्स ने भी पकड़ा सबसे पहले एडम स्मिथ को ही, यहाँ पर वेल्थ ऑफ फ्यू इन द नेशन बताया। फिर वो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर बताते हैं, कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन को। इसके बाद आता है डिपेंडेंसी स्कूल, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हैं इसको, पॉलिटिकल इकोनॉमी को, और न्यू कॉलोनियलिज्म का आइडिया देते हैं। फिर स्ट्रक्चरल स्कूल आता है जिसमें रिलेटिव ऑटोनॉमी वाले बोलते हैं, निकोस पोलांचा वाले। इसके बाद है इंडियन स्टेट में, जब देखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी पे तो क्या क्या एग्जाम्पल है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया में। अमर्त्य सेन बोलते हैं डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया एंड चाइना के बारे में। हाँ, और उनका बुक का भी नाम है अनसर्टेन ग्लोरी, जिसमें खास करके हेल्थ और एजुकेशन या पब्लिक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। बोलते हैं पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनेगा तभी गवर्नमेंट इस पर फोर्स होगी है। और वो बोलते हैं कि हमारा टाइगर लाइक स्प्रिंट इसलिए नहीं हुआ कि हमारे कैपेबिलिटीज में नहीं डेवलप किया गया, स्किल डेवलपमेंट नहीं किया गया, हमारा इकोनॉमी नहीं उससे बढ़ा जैसे टाइगर लाइक स्प्रिंट होना चाहिए, किस टाइगर टाइप का हो गया। दूसरा रूडोल्फ एंड रूडोल्फ, यस सर, बुलॉक कैपिटलिस्ट, परसूट ऑफ लक्ष्मी। तीसरा गुन्नार मेडल, सॉफ्ट स्टेट, अतुल कोहली। अतुल कोहली सॉफ्ट स्टेट का बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू का इतना करिश्मा होते हुए वो लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। फिर अतुल कोहली का क्या है, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। हाँ उनका भी वही है। पाकिस्तान में भी लपेटते हैं इनका हमजा अलवी का थ्योरी ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट, तो उसमें भी पॉलिटिकल इकोनॉमी रेमिफिकेशंस आता है। अब आता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का लिमिटेशंस क्या है। सर पहला ये नॉर्मेटिव इन नेचर है। हाँ, अब देखो जीत, मोनोकाउजल एक्सप्लेनेशन नहीं है। मोनोकाउजल आप बोलेंगे तो हो जाएगा कि एक ही काउज है, आप बोलेंगे कि मोनोग्राफिक है, एक ही सब्जेक्ट पकड़ के रखा है। हाँ, मोनोकाउजल तो उनको पकड़ लेते हैं ना कि मार्क्सिज्म को, कि हमेशा एक ही, हर चीज का एक ही काउज इकोनॉमी, हर चीज का एक ही काउज इकोनॉमी, कुछ भी हो इसका काउज इकोनॉमी, वो हो जाता है मोनोकाउजल, मैक्स वेबर वाला। और तीसरा, आप जितने भी मॉडर्न कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के चैलेंजेज आपने पढ़े थे शुरू में, सब इसमें आएंगे, क्योंकि वही है, डाटा जमा करने में दिक्कत है, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन में जो होता है उनका सब्जेक्टिव कलेक्ट कहाँ से करना है उनका भी आ जाता है, जो एनालाइज करते हैं उनका भी आ जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए इकोनॉमिक सर्वे, आपको उसमें एक टिंज मिलेगा प्रेजेंट गवर्नमेंट का, कभी भी इकोनॉमिक सर्वे है, तो उससे बेहतर क्या एग्जाम्पल है।
इसका सब्जेक्टिविटी देखने का। और क्या मॉडर्न कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में ऐसे सोचेंगे ना कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का स्पेशल 10 लिस्ट रहेगा तभी लिमिटेशंस लिखेंगे, तो मैम बोलती है ऐसे तो होने से रहा। तो मॉडर्न वाले ये भी मॉडर्न अप्रोच है, वो भी मॉडर्न है, तो जो चैलेंजेस वहाँ भी यहाँ भी है। डाटा में पैसे लगेंगे, रिसर्च में पैसे लगेंगे, कंपेयर करेंगे, और ऐसा नहीं है कि एकदम से जो दिखता है वही डाटा है। डाटा कलेक्शन में कभी कभी क्लोज्ड इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है। नॉर्थ कोरिया का कंपेयर कीजिए, बताइए उनका इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे सुधारित होता है, हालत खराब हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ भी है। तो मैं लिस्ट करता हूँ फिर से। नॉर्मेटिव है, फिर ये इकोनॉमिक पॉलिसी पे ही फोकस करता है, डाटा कलेक्शन इश्यू है, सब्जेक्टिविटी भी आती है, डाटा जो दे प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका व्यू और जो एनालाइज कर रहे हैं उनका व्यू। एक और है पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट, इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये सोशल कल्चरल सेटिंग्स जो है उनको कंसिडर ना करते हुए एग्जामिन करता है। जी ठीक है, सही बात। मास्टर करना चाहिए। अब जैसे आप बोलोगे कि इंडिया में भी सारा कुछ प्राइवेटाइज कर दो, कॉर्पोरेटाइज कर दो, तो वो हो सकता है, लेकिन हमें आप अब ये बोलेंगे कि इनिशियल जो गवर्नमेंट था उन्होंने बहुत गलत किया पीएसयू लाकर। अब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बोले क्या, यहाँ सोशल इनजस्टिस है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, रीजनल इम्बैलेंस है, फिजिपेरस टेंडेंसीज आर प्रेवेलिंग इन आवर कंट्री। तो आपको लगेगा कि सिर्फ इकोनॉमी आप देखेंगे, इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी देखेंगे इंस्टीट्यूशंस में, तो यू आर डूम्ड while belonging to India। हाँ, अमेरिका में रखे देखो, नो इशू। तो इसको कंक्लूड ऐसे करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी वाले को। स्टिल पॉलिटिकल इकोनॉमी इज ए यूजफुल अप्रोच विथ प्रैक्टिकल यूटिलिटी। तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी तो है, आप देखो हर साल इकोनॉमिक सर्वे क्या कर। इट इज टू बी नोटेड दैट नो अप्रोच इज सफिशियंट, डिफरेंट अप्रोचेज हैव टू बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। ये आपको जाता है आईएनएम के पर्सपेक्टिव है ना, वहाँ भी सभी लोग हाथी को देख रहे हैं, जिनको जौन सा पार्ट्स दिखा उसको वैसे एनालाइज किया। तो कुल मिला के सभी को देखना है कंप्लीट पिक्चर लेने की। और कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमी में स्पेसिफिक में सैमुअल हंटिंगटन को बोल सकते हैं, उन्होंने इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म ऐसे बोला था, अगर स्पेसिफिक डालना है। किस कॉन्टेक्स्ट में है? क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच। ओके, टू मच फोकस इकोनॉमिक पॉलिसी। जी जी ठीक है। अब आते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पे। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में पहले बता देता हूँ, पॉलिटिकल साइंस को इससे खतरा हो गया बाद में, थेडास कॉकपॉल को आना पड़ा। तो शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी से ना फ्रिक्शन है पॉलिटिकल साइंस को, सबसे ज़्यादा ऑटोनॉमी खतरा होता है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से होता है, पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल साइंस को। किसी तरह इंटरनेशनल रिलेशन को अपने में जोड़ दिया तो थोड़ा ठीक लगता है इनको, नहीं तो आप देखेंगे कि सोशियोलॉजी वो बेस है जिसपे पॉलिटिक्स खेला जाता है या ऑपरेट होता है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा पॉलिटिकल साइंस गायब हो जाएगा, फिर ऑप्शनल में क्या रखें। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो है एज ओल्ड एज पॉलिटिकल फिलोसॉफी है। अरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस थे और फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी है। तो कौन सा आइडिया था पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का अरिस्टोटल का, जो उनको फादर बना दिया हमारे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का? फैमिली वाला, फैमिली ऑफ कम्युनिस्ट। इनइक्वालिटी एज काउज फॉर रिवॉल्यूशन। मास्टर स्लेव क्लासिफिकेशन। हाँ, जहाँ सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स इंटर रिलेट हो रहे हो, इंटीग्रेट हो रहे हो या तो इंटरेक्ट कर रहे हो, वो वाला देखेंगे। तो इनइक्वालिटी एज द काउज ऑफ रिवॉल्यूशन। सोसाइटी में इनइक्वालिटी रहेगा, रिवॉल्यूशन होगा, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी बोलते हैं कि ये अप्रोच नहीं रहा है, अभी पूरा का पूरा डिसिप्लिन बन गया है। बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स, आर्टिकल्स, स्कूल्स, चेयर्स, यूनिवर्सिटीज में सब हो गए और इंथुजियाज्म आ गया। अब देखो, यदि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और अच्छे से देखना है ना, तो आईजीपी में घुस जाओ। ऐसा लगता है कि पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, पार्टी सिस्टम, राइज ऑफ इंटरमीडिएट कास्ट, सब क्या था, सब वही है। किस सोशल पर्सपेक्टिव में, किस सोशल सेटिंग्स में किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन अपनाए जा रहे हैं वो भी दिखता है। मॉडर्न में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कहाँ से ट्रेस होता है मॉडर्न कंटेक्स्ट में? ये तो था एंशिएंट में जहाँ से स्टार्ट हुआ। बिहेवियरलिस्ट जो थे वो इमर्ज कराए थे, इन दोनों का संगम। नहीं सर, मार्क्सिस्ट और वेबेरियन। कार्ल मार्क्स था, वेबर उसको काउंटर कर रहे थे। कार्ल मार्क्स ने जब इंटरेक्ट कराया सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स को इस तरह से कि बेस और स्ट्रक्चर है,
तो सोसाइटी का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वही शेप करता है सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को, जो कि सुपर स्ट्रक्चर है। ये है पॉलिटिकल सोशोलॉजी का दोनों का इंटरेक्शन, और कार्ल मार्क्स हो गए वहाँ से ओरिजिनेट करा देते पॉलिटिकल सोशोलॉजी। कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर उसी से शेप होंगे। भले ग्रामसी बाद में सुपर स्ट्रक्चर को भी ऑटोनॉमी दिलाते हैं। तो बोलते हैं कि टू अंडरस्टैंड स्टेट यानी टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स इट इज नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्लास कंपोजिशन ऑफ द सोसाइटी। वो ये भी बोलते हैं, अपने एनालिसिस में बोलते जाते हैं, जो बाद में हम लोग पॉलिटिकल सोशोलॉजी की तरफ पढ़ते हैं। He concluded that in a class divided society, a state is an instrument of dominant class of the society. तो आप देखेंगे बार बार सोसाइटी और पॉलिटिक्स इंटीग्रेट हो रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है। फिर मार्क्सिस्ट स्कूल में दो मेजर ट्रेडिशंस थे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और स्ट्रक्चरलिस्ट। तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में राल्फ मिलीबैंड बैंड बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट के तहत, ये याद करने के लिए बोल रहा हूँ। तो कुछ नहीं है, उनका स्टडी है जो थ्योरी ऑफ स्टेट में पढ़ चुके हैं कि वेलफेयर स्टेट का कैसा नेचर रहा है पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। और निकोल्स पोलांजा ने रिलेटिव ऑटोनॉमी मॉडल दिया है, ये रहा। फिर ये हो गया मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन। अब हम देखेंगे दूसरा निकोल पोलांजा जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट है ना? हाँ, और रिलेटिव क्योंकि वो ऑटोनॉमी स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं ना कि मतलब एक इन सर्टन स्पेशल हिस्टोरिकल कंडीशंस जो सुपर स्ट्रक्चर है वो अलग हो जाता है, ऐसा कुछ है ना? क्या है वो कंसेप्ट? हाँ, वो रिलेटिव ऑटोनोमस हो जाता है, रिलेटिवली ऑटोनोमस हो जाता है, बिहेव करता है। लेकिन जैसे क्राइसिस आएगा फिर वो उसी को हेल्प करेगा, डोमिनेंट क्लास को। और मिलीबैंड क्या बोलता है वेलफेयर स्टेट के बारे में? बताइए, भूल रहा हूँ मैं। मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो सुपरवाइजर वाला है क्या? मतलब कि वेलफेयर मतलब एक सच्चाई नहीं है वेलफेयर स्टेट, वहां पे भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? वो जेम्स बर्नहैम को बोलते हैं, वो मैनेजरियल मिथ को वो बोलते हैं, मैनेजरियल रिवॉल्यूशन इज ए मिथ। ये उनका इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है कि वो उन्हीं का इंस्ट्रूमेंटल है, वो इक्विलिब्रियम नहीं कर रहे। और मुझे याद नहीं आ रहा सर वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कैसे बोलते हैं। मतलब आई थिंक वो ऐसा है ना कि मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेंट क्लास, फिर लिबरल्स उसको मॉडिफाई करके लेके आते कि हम वेलफेयरिस्ट है, हम तो लोगों की भलाई के लिए आए हैं। तो उन्होंने वो भी बोला है कि भाई वेलफेयर स्टेट भी नहीं है भलाई के लिए, वो भी इंस्ट्रूमेंट ही है। ऐसा सर इसमें बोला है ना कि कभी भी अगर टाइम आएगा कि दो में से किसी को फेवर करना होगा तो वो उसको करेंगे, कैपिटलिस्ट क्लास को करेंगे। स्टेट को एग्जाम्पल भी दिया था सब प्राइम क्राइसिस वाला कि बैंकर्स को सपोर्ट किया था रेदर देन वहाँ के पब्लिक को। वो तो स्ट्रक्चरल स्कूल है, रिलेटिव इकोनॉमी नहीं, रिलेटिव इकोनॉमी बोलते हैं ना कि वो कंप्लीट वो नहीं है, थोड़ा ही है ऐसा वाला। ना एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे डाउट है थोड़ा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सर देनु सर ने जो बोला था ना कि हाँ देखो मैं बताता हूँ। उन्होंने राल्फ मिलीबैंड ने बोला था कि इवन वेलफेयर स्टेट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेंट क्लास, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी रिमेन एलिटिस्ट, इकोनॉमिक पावर रिमेन्स कंसंट्रेटेड, हु कंट्रोल्स द इकोनॉमिक पावर कंट्रोल्स द पॉलिटिकल पावर, और मैनेजरियल रिवॉल्यूशन इज ए मिथ क्योंकि एजुकेशन ही महंगा है। निकोल्स पोलांजा ने बोला था कि राइट टू वोट, कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम, इलेक्टोरल के सिस्टम, अपील टू मासेज के कारण वो जो स्टेट है सीजेज टू बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनी क्लास, लेकिन जब क्राइसिस आएगा तो दे ऑलवेज प्रेफर रिच। ये रिलेटिवली ऑटोनोमस, दैट्स इट। इसमें एक एग्जांपल दिया जाता है ना, जब जीएफसी का जब वो 2008 क्राइसिस हुआ था तो सभी को लगा था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन वो टफ दिखाएगी, लेकिन फिर पता चला कि वो तो उन्हीं के लिए बेल आउट पैकेज निकाल रही हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज को जो कंपनीज हैं उनके लिए सॉफ्ट कर रही हैं।
मतलब हमेशा दे फोकस मतलब दे प्रेफर, जब कोई सिचुएशन आएगी तब वो प्रेफर जरूर करेंगे लाइटेस्ट नेचर को, मतलब जो वो नेचर है उनको, कैपिटल को। इसका इसका सबसे मेन एग्जांपल कोविड-19 के दौरान इंडियन गवर्नमेंट का जो अप्रोच था एक माइग्रेंट के प्रति एंड एक ट्रेडर्स के प्रति या फिर जो बिजनेसेस के तरफ, वो देख सकते हैं ना। बट उसको लेकिन हम लेके लोग लेकिन अपने में नहीं लिखेंगे, हम लोग तो हाँ हाँ, लिखेंगे बहुत लिखना नहीं है शानदार उसको। किया है, आत्मनिर्भर भारत है, हम ये लोगों ने डिमांड कॉन्टेक्चुअल हो साइड पे जाएगा। फोकस किया। हाँ, हम लोगों ने शानदार अप्रोच अपनाया है, हम लोग एमएसएमई भी फोकस किए, हम लोग पुअर्स पे भी फोकस किए, वन राशन वन कार्ड किए, फ्री में अनाज भी दिया, फ्री में वैक्सीन भी बनवाया, वैक्सीन वालों को प्रमोट भी किया, एमएसएमई को प्रमोट किया, हम लोग शानदार एक्शन लिया, ब्यूटीफुल स्टेट है हमारे। आप वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जो उन्होंने ओबामा वाला बोला ना, वो वही चलेगा, हाँ, वो क्राइसिस आता है परफेक्ट बेल फिट हो आउट रहा है। पैकेज करते जी। दूसरा मेजर ट्रेडिशन है मॉडर्न पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में वेबर वाला, जिनका उनका मुख्य काम है कार्ल मार्क्स से पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को काउंटर करना। वो बोलते हैं कार्ल मार्क्स जो है ना पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को इंटरेक्ट तो कराया लेकिन मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी। और वेबर जो थे कैपिटलिस्ट स्कॉलर थे, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जब राइज किया होगा तो वेबर भी आया होगा झंडा लेकर, रुको 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 मैं बताता हूँ। फिर है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो है क्या एनालाइज करता है, तो ये करता है कि कैसे सोसाइटी और पॉलिटिक्स का इंटरफेस चेंज होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, रोल ऑफ एथनिसिटी क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, प्रेशर ग्रुप्स क्या है। मैं जितने चीज़ें बोलते जा रहा हूँ सारे आईजीपी में आते रहेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग क्या है सोसाइटी का, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, रोल ऑफ एथनिसिटी क्या है, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, प्रेशर ग्रुप्स क्या है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी आता है, एलिट स्ट्रक्चर भी आता है, रिवॉल्यूशंस भी आता है। तो एट प्रेजेंट वी सी द लॉस ऑफ enthusiasm of political scholars towards political sociology। क्यों? अभी हम लोगों ने पॉलिटिकल स्कॉलर्स ने लूज कर दिया इंथ्यूज टुवार्ड्स पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। क्यों? बिकॉज डिसिप्लिन ये हो रहा है ना, दुकान डिस्ट्रैक्ट हो बंद रहा है होने का मतलब। खतरा। हाँ, पहले हम लोगों ने बोला बिहेवियरल में कि हमें चलो नेचुरल साइंस वाले तरफ, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, सोशोलॉजी। फिर जब हम उधर गए तो बोला कि ये क्या है, अपना तो रिलेवेंस लूज हो रहा है, फिर से वापस चलो वापस चलो। बोलते हैं कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो प्रोमोटेड किया गया था प्राइमरली बाय सोशियोलॉजिस्ट इटसेल्फ, रोल ऑफ रिलीजन, रोल ऑफ कास्ट, रोल ऑफ एथनिसिटी इन पॉलिटिक्स, ये सब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है। और अधिकतर स्कॉलर्स जो आप देखेंगे ना डीयू के जेने को सोशियोलॉजी वाले प्रोफेसर रहते हैं, जिनका कि उनका स्टडी और जो सोशियोलॉजी का क्या रेमिफिकेशन है पॉलिटिकल प्रोसेस, तो अधिकतर सारे नहीं। तो ये बोलते हैं कि सोशियोलॉजी जो है कि हम आज पॉलिटिकल सोशियोलॉजी वाले और पॉलिटिकल साइंस वाले स्कॉलर ने सोचा कि हमारे पॉलिटिकल एक्शंस का जो डिटर्मिनेंट फिक्स हो रहा है वो सोशियोलॉजी में जा रहा है बार बार रूट लेकर, तो हमारा ही ऑटोनोमस लूज हो जाएगा कि हम तो इंडिपेंडेंट है नहीं, हमारा तो हर कुछ सोशियोलॉजी से निकल के आ रहा है, हम लोग तो रिजल्ट बन गए सिर्फ। इसलिए इन्होंने उससे रिलेक्टेंट हो गए। बोला ऐसा ना हो कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस जो है सोशियोलॉजी का सब डिसिप्लिन बन जाए, सोशियोलॉजी एट बेस्ट वी आर जस्ट वन ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। फिर इन्होंने बोला एक बढ़िया है जो बार बार यूज होता है, हर जगह यूज होता है, बहुत ब्यूटीफुल पैराग्राफ आ रहा है कि इट वाज रियलाइज दैट सोसाइटी एलोन डज नॉट शेप पॉलिटिक्स, ऑन द अदर हैंड पॉलिटिक्स ऑल्सो शेप सोसाइटी। ये व्यू बाय चांस फॉर्चुनेटली जवाहरलाल नेहरू को भी था। यदि पीपुल डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, तो हम लोग डेमोक्रेसी ले जाएंगे उनके पास। थर्ड वर्ल्ड में इंडिया में नेहरू का एग्जाम्पल दिया गया कि इवन पॉलिटिक्स कैन शेप सोसाइटी। अब जैसे देखो हमारे पास मॉडर्नाइज्ड सोसाइटी तो नहीं था, लेकिन हमारा स्टेट लेड मॉडर्नाइजेशन है, तो वो क्या है, पॉलिटिक्स इज शेपिंग आवर सोसाइटी। अब हम लोग डेमोक्रेसी को वो चेरिश करते हैं, कुल मिलाकर सेकुलर वैल्यूज को चेरिश करते हैं, इक्वलिटी को चेरिश करते हैं, जस्टिस को चेरिश करते हैं एज ए वैल्यू। अब मीडिएवल एरा में ऐसा नहीं था, तो हमारे सोसाइटी को चेंज तो कर ही रहा है पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, स्टेट के
थ्रू, जुडिशरी के थ्रू, वर्डिक्ट्स के थ्रू। बढ़िया था, स्वीट था। अब देखते हैं 1985 में थेडास्कोप पॉल का आया, ब्रिंगिंग द स्टेट बैक इन। वो बोलते हैं कि आप लोगों ने बहुत सोशोलॉजी कर लिया, अब स्टेट या पॉलिटिक्स को वापस लाइए। शी सजेस्टेड दैट कि एक्सेसिव इंटरडिपेंडेंस विद सोशोलॉजी वुड रिजल्ट इनटू द लॉस ऑफ इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। Hence, in political science, scholars moved from sociological analysis towards institutional analysis in the form of neo-institutionalism. अब देखो कि बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म में प्रोसेस पे फोकस हुआ, फोकस करते करते सोशोलॉजी में घुस गए, पॉलिटिकल सोशोलॉजी में ज़्यादा चला गया। फिर डर लगा, थेडास्कोप बोली चलो 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 झंडा दिखाया हुआ गलत रास्ते पे, रीरूटिंग करो। रीरूटिंग कराया उन्होंने, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म उसको बोला गया, और वो फिर से इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस पे फोकस किया। अब बताएंगे कि पॉलिटिकल सोशोलॉजी पर इंडिया में कौन कौन से वर्क हैं। का है आई थिंक, एंड क्रिस्टोफर जेफर। जी मैम, आईजीपी के जितने भी स्कॉलर्स बड़े आ रहे हैं ना, कास्ट इन पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल बिहेवियर जोगिंदर यादव का, कास्ट पॉलिटिक्स आप रजनी कोठारी का ले सकते हैं, पॉल ब्रास को ले सकते हैं, पॉल ब्रास को ले सकते हैं, क्रिस्टोफर जेफरलो हो गया आपका, जो रिलीजन कास्ट पे करते आप, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जी किसका ये? रजनी कोठारी। ठीक। प्रोग्राम्स किसने बोला? प्रोग्राम्स वो अलग है ना, लेकिन शायद वो छोड़ो, दीपांकर गुप्ता का, पॉल ब्रास का था। हाँ लेकिन वो अलग है शायद, दीपांकर इसमें गुप्ता, कहाँ फिट होगा? हाँ वो रिलीजन इन पॉलिटिक्स। दीपांकर पेन वो पिकनिक पिकनिक राइड, राइड। दीपांकर गुप्ता जी। तो ये हो गया पॉलिटिकल सोशोलॉजी का। इसके बाद है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो हम लोगों ने बैकग्राउंड देखा कि जब पॉलिटिकल साइंस ना पॉलिटिकल सोशोलॉजी से थोड़ा सा अपना ऑटोनॉमी को लूज होता हुआ दिखा, तो थेडास्कोप पॉल ने रीरूटिंग किया, वो रेड फ्लैग किया और बोला कि वापस चलो इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस पे, प्रोसेस को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि प्रोसेस पे करते हैं तो सोशोलॉजी में घुस जाते हैं। तो इन्होंने न्यू इंस्टीट्यूशनलाइज लाया, ये बैकग्राउंड था, ब्रिंगिंग द स्टेट बैक इन। एक और थे मार्च एंड ओल्सेन, उन्होंने न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का आइडिया दिया अपने बुक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट में। तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में ऐसे 3 स्कूल्स हैं, सोशोलॉजिकल, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म और रेशनल चॉइस स्कूल। अब न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक बार क्वेश्चन में आया, फिर उसके बाद मैम के नोट्स में आया, फिर हमारे सारे नोट्स में फैल गए। ठीक है, तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में सोशोलॉजिकल अप्रोच में क्या बोलते बता दीजिए। सर कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिहेवियर को कंस्ट्रेंट करते हैं। जैसे कि सर एग्जांपल देते हैं कि सर जो स्पीकर, ऑफिस ऑफ स्पीकर है, वो जो वो बंदा वहां बैठा है उसकी पर्सनालिटी को भी कंस्ट्रेंट करता है। और इसके ये शेप फिर बोलिए, शेप करता है सर, कंस्ट्रेन नहीं, शेप करता है ना, शेप शेप करता है। अच्छा, और फिर इसके 3 डायमेंशन देते हैं, सोशोलॉजी, हिस्टोरिकल और रेशनल चॉइस का। तो सोशोलॉजिकल में क्या है? सोशोलॉजी में कहते हैं कि बोथ इंस्टीट्यूशन एंड पर्सन बोथ अफेक्ट ईच अदर। फिर हिस्टोरिकल में कहते हैं कि जो हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है उस इंस्टीट्यूशन का वो भी पड़ता है। और फिर रैशनल चॉइस, ये सारी चीजें बताते हैं। अब देखिए, तीनों में इंस्टीट्यूशंस रहेगा, क्योंकि है ही न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, फोकस रहेगा इंस्टीट्यूशंस पे। सोशोलॉजिकल में रहेगा कि इंस्टीट्यूशंस कैसे सोसाइटी को शेप करता है। अब जैसे जुडिशरी ले लीजिए, उनके वर्डिक्ट से शेप करते हैं। पार्लियामेंट ले लीजिए, उनका पॉलिसी शेप करता है, वो खुद का क्रेडिबिलिटी लूज हो जाता है, तो सोसाइटी भी उनको लेजिटिमेसी थोड़ा डाउन हो जाता है। ऐसे चल रहा है। आर्म्ड फोर्सेज जैसे इंस्टीट्यूशंस है, वो सोसाइटी में कैसे करता है, वो इंस्पायरेशन देता है, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स अराउज करता है।
दूसरा हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, फिर से इंस्टीट्यूशन रहेंगे इसमें। इसमें सीधा सीधा इंस्टीट्यूशंस कैसे हिस्टोरिकली इवॉल्व हुआ है उस पर फोकस करते हैं। स्टेट का इवोल्यूशन इन इंडिया, जुडिशरी का इवोल्यूशन आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट का इवोल्यूशन देख सकते हैं। तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना फेजेज ऑफ जुडिशरी, फेजेज ऑफ पार्लियामेंट्री, लेजिस्लेटिव प्रोफाइल्स, लेजिस्लेटिव जो भी है इंस्टीट्यूशंस का, वो सब इसी में है। तीसरा है रेशनल चॉइस स्कूल, में कि जो एक्टर्स इंस्टीट्यूशंस में बैठे उनका क्या चॉइस है, उसका भी असर पड़ता है इंस्टीट्यूशंस पे, स्टेट पे, सोसाइटी पे। कुल मिला के आप देखेंगे यहाँ पर ब्यूटीफुली पहले तो उन्होंने प्रोसेस से हल्का सा शिफ्ट होकर इंस्टीट्यूशन पे आया, फिर सबटली ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस भी सोसाइटी को शेप करता है, जो कि नेहरू जैसा आइडिया जा रहा है। आप याद करेंगे नेहरू बहुत पहले थे, प्रैक्टिशनर थे, ये थ्योरी 85 के बाद, थ्रेडा स्कोफोर्ड के बाद गेन किया करेंसी, फोरसाइटेडनेस रिफ्लेक्ट होता है। अब इंडिया में बता दीजिए कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है उसका एग्जाम्पल फेमस है, प्रताप भानु मेहता जी। उनका कौन सा वर्क है? उनके साथ एक और देवेश कपूर घूमते रहते, याद है? उन्होंने किस इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया? वो जुडिशरी, मतलब सर पर जुडिशरी। हाँ, उन्होंने आपको हमारे नोट्स में ज़्यादा प्रोमिनेंटली वो जुडिशरी में आते हैं, उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया उनका बुक का नाम ही। तो जुडिशरी को तो प्रॉपर लिखा है और उस पर जुडिशरी परपेचुएटेड सेल्फ परपेचुएटिंग इंस्टीट्यूशंस बोला है। वो पार्लियामेंट को भी सेल्फ सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, तो उनको भी करते हैं ना। फिर एक है जो 3 फेजेज में जुडिशरी को एक और स्टडी करते हैं, याद है? मयूर सुरेश एंड सिद्धार्थ नारायण, तो वो भी हो गए न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, कि कैसे सोसाइटी को चेंज करता रहता है। तो पहले इंस्टीट्यूशनल और न्यू इंस्टीट्यूशनल में अंतर ये है कि पहले सीधे कंपेयर कर देते थे, इसका ये, उसका ये, उसका ये है। अब देखते हैं ये एक ही जगह पे कैसे इवॉल्व हो रहा है। हिस्टोरिकल में आ गया, सोशोलॉजी में ये कैसे चेंज कर रहा है सोसाइटी को, तो इसके एक्टर क्या कर रहे हैं अंदर, ऐसे होता है। इसके कारण न्यू भी बन गया। और कुछ? और कुछ है इस पे? ये बंद करो रिकॉर्डिंग। सर एक काम करते हैं ना, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, जस्ट कीवर्ड्स पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का 10 मिनट्स में, पूरा एकदम रैपिड फायर जैसा। कैसे करना है? मोनोलॉग, मतलब डायलॉग? नहीं, मतलब मैं बस सिस्टम अप्रोच बोला सपोज, तो जो भी याद आ रहा है सब लोग बोल दो, एक एक वर्ड, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड, जो भी याद आ रहा है, मतलब ठीक है। बोलिए सर, करिए। हाँ हाँ सब है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्या हेडिंग था, सबसे पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, उसमें क्या याद आ रहा है आप लोग को? लिमिटेशन में पैरामेट्रिक नेचर, ठीक है। इथनोसेंट्रिक, मेरे पास अच्छा बताता हूँ, इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, वेरिएबल्स लार्ज हैं, फिर कल्चरली बाउंड वो आते हैं दोनों का, प्रोड्यूसर्स ऑफ डाटा, मतलब डाटा देने वाले का और एनालिस्ट का। ठीक है। और फिर डाटा कलेक्शन भी एक इश्यू होता है। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न में डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल नॉर्मेटिव, ट्रेडिशनल को ये थोड़ा नैरो रहता है और डेल्ट विद जस्ट स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस इन वेस्टर्न वर्ल्ड, ऐसा थोड़ा इसको स्टैटिक समझा जाता है। एथनोसेंट्रिक भी थे, मोनोग्राफिक भी थे। मॉडर्न सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया और ट्रेडिशनल, और ये वैल्यू न्यूट्रलिटी को इग्नोर कर देता है। ठीक है। और कुछ था? जबकि जो मॉडर्न वाला है वो सोशो कल्चरल फैक्टर्स को भी अकाउंट करता है। सर मैं ये काम करता हूँ ना, इसे मैं मोनोलॉग की तरह कर देता हूँ, बहुत इफिशिएंटली हो जाएगा। चलो कर दो सर, फास्ट कर लो फिर, ठीक है। इसे सिस्टम हो जाएगा, 5, 7, 8 मिनट में हो जाएगा।
तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है जो सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। गोल टू डेवलप पर्सपेक्टिव था, सिमिलरिटी और डिसोनेशन देखना था डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम में और बाहर में। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एडवांटेजेस है, लिमिटेशन है। एडवांटेजेस में है कि हम लोग देखते हैं कि कौन सा गवर्नमेंट गुड है, बैड है, फिर ये क्लासीफाई करते हैं सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक फिनोमेना का। फिर अचीवमेंट देखते हैं कि सर्टेन ब्रॉड गोल्स कैसे अचीव होगा, फिर कहाँ अचीव हुआ कहाँ नहीं हुआ, फिर हमारा एक्शंस जो है क्या अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस तो नहीं आ रहे, फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे। लिमिटेशंस वही है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का, वेरिएबल्स का, सिटीजन्स जो होते हैं कल्चरली बाउंड होते हैं, फिर एनालिस्ट्स भी कल्चरली बाउंड होते हैं, और सिस्टम्स होते कई जगह ब्रिटिश और अमेरिकन सिस्टम का मिमिक्री था। ट्रेडिशनल आता है, ट्रेडिशनल में बोलते वेरी ओल्ड है। अरिस्टोटल का 158 कॉन्स्टिट्यूशन वाला एग्जांपल है। फोकस था वेस्टर्न कंट्री, इथनोसेंट्रिक था, यूरोसेंट्रिक था। ट्रेडिशनल अप्रोच में लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, हिस्टोरिकल है, नॉर्मेटिव भी था, मोनोग्राफिक भी था। और ये फिर भी ये बेस बना मॉडर्न कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का। इवोल्यूशन हुआ जैसे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो भी है इन्होंने नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन दिए, उनका भी अच्छा खासा फायदा था। और बाद में ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के रिवाइवल में काम आया, नॉर्मेटिव की कैसे होनी चाहिए। लिमिटेशंस में आरसी मैक्राइडिस का आता है आइडिया, पेरोकियल है, इथनोसेंट्रिक है, टेक्सचुअल है, फिर होता है स्टेटिक है, नॉन साइंटिफिक है, डिस्क्रिप्टिव है, लेस एनालिटिकल है, जो इन्होंने बोला। मॉडर्न मेथड का पॉलिटिकल सेटअप तो बैकग्राउंड था वर्ल्ड वॉर 2, फिर राइज फासिज्म, कम्युनिज्म। इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड था बिहेवियरल और पोस्ट बिहेवियरल मूवमेंट। डेविड ईस्टन का सिस्टम अप्रोच है, इनपुट आउटपुट मॉडल है। फिर वो इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट देते हैं, उसमें बोलते हैं एलिमेंट्स होता है, पैटर्न इंटरेक्शन होता है, बाउंड्री होता है, और अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज की बात करते हैं। डिमांड सपोर्ट, डिसीजन ऑफ पॉलिसी का कंसेप्ट है। इनपुट में डिमांड सपोर्ट और आउटपुट में डिसीजन ऑफ पॉलिसी जाते हैं। फीडबैक की बात होती है, सिस्टम मेंटेनेंस की बात होती है। ट्रेडिशनलिस्ट पकड़ के उसको काउंटर करते हैं। कॉस्मेटिक है, कॉस्टली है, इनिशियली यूजफुल है, स्टेटस कोइस्ट है। मार्क्सिस्ट भी यही सब बोलते हैं कि वेस्टर्न लेजिटिमेशन क्राइसिस है, क्रिटिसाइज करता है और डिसरप्शन को एनालाइज नहीं करता। उसको थोड़ा सा रिफॉर्म किया गैब्रियल अल्मोंडो पावेल ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल में, जिसमें 7 इनपुट आउटपुट मॉडल गया है। तो इनपुट में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, सभी के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर का नाम दिया गया था, जो मालिनोव्स्की से प्रेरित थे, एंथ्रोपोलॉजी से। तो इन्होंने थोड़ा सा डेवलपिंग सोसाइटी को भी फैक्टर इन किया। उसके बाद आता है आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो लुसियन पाई का है। 3 एग्जाम्पल, उनका 3 क्राइटेरिया होता है। ये क्राइटेरिया मैं बोल रहा हूँ, इक्वलिटी है, दूसरा कैपेसिटी जी डिफरेंशिएशन है। उस पर करते हैं मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको जज करते हैं बाकी सिस्टम्स को। लेकिन एसपी हंटिंगटन पॉलिटिकल डीके की बात करते हैं इसी में, और फिर इसी में एफडब्ल्यू रिक्स डेवलपमेंट ट्रैप की बात करते हैं। क्रिटिसिज्म वही, ट्रेडिशनलिस्ट बोलते हैं नेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड, मार्क्सिस्ट बोलते हैं बायस्ड टुवर्ड वेस्टर्न। फिर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन आता है डेविड आफ्टर का, एसपी हंटिंगटन का, वो भी इसमें भी बोलते हैं। इनका 4 क्राइटेरिया हंटिंगटन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकुलराइजेशन, रेशनलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। लेकिन उस पर बोलते हैं कि सभी का देखेंगे, सभी का पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन होता है, कोई भी मॉडल ऑफ स्टेट हो या सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम हो। मार्क्सिस्ट बोलते हैं नॉट वैल्यू न्यूट्रल, और मार्क्सिस्ट इसको काउंटर करने के लिए डिपेंडेंसी स्कूल देते हैं। ट्रेडिशनलिस्ट वाला अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन वहीं पर है। पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच में एल्बोन एंड वर्बा है, सिविक कल्चर को बेस्ट मानते हैं। इसका 4 मॉडल आइडियल टाइप है। उसमें है कि पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर है, सिविक कल्चर को बेस्ट मानते हैं, जिसमें तीनों का होता है। ये बोलता है ज़्यादा मत करो डेमोक्रेसी, अदरवाइज मोबोक्रेसी बन जाएगा। इसमें मार्क्सिस्ट बोलते हैं एलिटिस्ट बायसनेस है, ट्रेडिशनलिस्ट बोलते हैं अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में एडम स्मिथ से कहानी शुरू होता है, हमारे कौटिल्य से कहानी स्मिथ शुरू होता है। पॉलिटिकल हो गया, फिर उसके बाद नॉर्मेटिव है, इंपेरिकल है, साइंटिफिक है, सब कुछ है, क्वांटिटेटिव है। फिर लिबरल स्कूल्स हैं मार्क्सिस्ट में। लिबरल में लाइसेंस फेयर है, यूटिलिटेरियनिज्म है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, रेशनल चॉइस है। मार्क्सिज्म में है अपना क्रिटिक्स से डेवलप होता है इनका। मार्क्स खुद ने एडम स्मिथ को पकड़ के किया। फिर वेल्थ ऑफ फ्यू नेशंस बोला एडम स्मिथ के, वेल्थ ऑफ नेशंस को। फिर उसके बाद डिपेंडेंसी स्कूल में भी देखते हैं हम लोग इसको, न्यू कॉलोनियलिज्म के फॉर्म में। फिर स्ट्रक्चरल स्कूल है, रिलेटिव ऑटोनॉमी मॉडल ऑफ द स्टेट है, वो भी है। इंडिया में देखते हैं आपका रुडोल्फ एंड रुडोल्फ को देखते हैं, अतुल कोहली को देखते हैं, अनसर्टेन ग्लोरी ऑफ अमर्त्य सेन को देखते हैं, गुरनार मेडल को देखते हैं, हमजालवी को भी देखते हैं साउथ एशिया में। लिमिटेशंस यही है कि नॉर्मेटिव है, लिमिटेड है, इकोनॉमिक पॉलिसीज को पकड़ के रखा है। एसपी हंटिंगटन ने बोला इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म है, बाकी चीज़ें जो है उधर मॉडर्न वाले में सब इसमें आएगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सोशोलॉजी अप्रोच, जो कि हमारे थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन अरिस्टोटल से है। फिर मॉडर्न में आ जाते हैं, तो इसके बाद कार्ल मार्क्स का है बेस सुपर स्ट्रक्चर का मॉडल। उस सोशोलॉजी को भी एनालाइज करते हैं ताकि वो पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज कर पाए स्टेट को। इसमें मार्क्सिस्ट में 2 मेजर ट्रेडिशन है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट राल्फ मिलीबैंड का है, स्ट्रक्चर निकोस मोलांजा का रिलेटिव ऑटोनॉमी मॉडल है, और स्ट्रक्चरलिस्ट भी है। सेकंड ट्रेडिशन जो है मेजर मॉडर्न पॉलिटिकल सोशोलॉजी में वेबेरियन का है, जो कार्ल मार्क्स क्रिटिसिज्म करते हुए बनता है, और बोलते हैं कि वही मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन देते हैं हिस्ट्री का, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिक्स का।
फिर इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अंडरस्टैंडिंग सोशल सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बीच का अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, उनके बीच के इंटरफेस को देखते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं, रोल ऑफ एथनिसिटी देखते हैं, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, सोशल पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, स्टडी ब्यूरोक्रेसी, एलिट स्ट्रक्चर, रिवोल्यूशन सिटीज। प्रेजेंट में इंथुजियाज्म पॉलिटिकल स्कॉलर के रिलेक्टेंट हो गया, उनका मन कम गया है वो, क्योंकि वो अपने ऑटोनॉमिक खोने का डरा गया है सोशोलॉजी के हाथों। तो बोलते हैं कि सोसाइटी एलोन डज नॉट शेप पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स आल्सो शेप सोसाइटी। एग्जांपल है नेहरू जी। फिर सिविक रिपब्लिकनिज्म ला रहे थे, फिर सेकुलरिज्म ला रहे थे, तो पूरा मॉडर्न सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी को मॉडर्न बना रहे थे, जिसको रुडोल्फ ने भी बोला था, ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस। फिर 85 में थेडास्कोक पॉल ने बोला कि चलो फिर से लाते हैं स्टेट को बैक इन, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आया। फिर मार्च एंड ओल्सन का था री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, जिसमें सोशोलॉजिकल अप्रोच था न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का, कि स्ट्रक्चर जो है इंस्टीट्यूशन भी सोसाइटी को शेप करता है। हिस्टोरिकल था कि इंस्टीट्यूशंस कैसे इवॉल्व होता है। फिर रेशनल चॉइस था कि जो एक्टर्स हैं इंस्टीट्यूशंस में वो कैसे शेप होते हैं, करते हैं इसको। और पॉलिटिकल सोशोलॉजी में इंडिया के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। एंड्रे बेडली ले लीजिए, पॉल ब्रास है, जोगिंदर यादव है, जफर लोहा है, और हमारे रजनी कोठारी वगैरह हैं, जितने नाम आ सकते हैं आप लिख सकते हैं, रुडोल्फ। और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में इंडिया में है प्रताप भानु मेहता है, देवेश कपूर है, क्या नाम था, सिद्धार्थ नारायण एंड मयूर सुरेश थे, जुडिशरी वाले भी बताया था एग्जाम्पल। दैट्स इट सर। मजा आ गया, थैंक यू सर। थैंक यू। अब हो गया? हाँ, रिकॉर्डिंग कर दो। फिर ये जो लिमिटेशन है ना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग में प्रॉब्लम होता है, तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आंसर में कोट कर सके तो। एक गुड स्कॉलर है GOOD, उनका कहना है कि अथॉरिटेरियन रिजाइम्स सच एज रशिया आर अंडर स्टडीड बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सेंसिटिविटी ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च इन डोमेन्स। तो हम लोग इस तरह आंसर में लिख सकते हैं कि चूंकि इस तरह रिसर्च पर पॉलिटिकल सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो स्कॉलर जो है रिसर्च करते नहीं है, और जब चूंकि इन चीजों पर रिसर्च होता नहीं है, तो हमारे पास कंपेयर करने के लिए डेटा सेट बहुत कम होते हैं। हाँ ठीक। जब ये एग्जांपल डाले तो नॉर्थ कोरिया भी डाल दीजिएगा, वहाँ तो एकदम क्लोज ही है बॉक्स। चाइना भी डाल ही देंगे सर। हाँ, गुड के नाम लेके तो उन्होंने रसिया दिया, तो ठीक है, गुड होंगे पॉलिटिकली लिबरल वाले, तो इसलिए रसिया को पकड़ लिया। बाकी हम लोग एग्जांपल में इंडिपेंडेंटली चाइना और इसका नॉर्थ कोरिया डाल सकते। ये शायद JEM गोड है ना? गोड है, GOOD बोल रहे हैं, वो CM जोड़ था सर, GOAD। हाँ वही है शायद, शाबाश सर। GOODE ये गुडे है, गुडे, इनका शाबाश सर का गुडे है। और आप जो बोल रहे हैं ना सर दृश्यम सर, CEM जोड़, सोशलिज्म एज ए हार्ट व्हिच हैज लॉस्ट इट्स शेप, वो वाला। ठीक है सर, ठीक है। मुझे ये पूछनी थी कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हम लोग इसको पूरा एवोल्यूशन समझें अपने डिस्कशन के दौरान, इसका आज के डेट में कंटेम्पररी सिग्निफिकेंस क्या है, तो फिर इसको किस तरीके से हम लोग प्रोसीड फॉरवर्ड करेंगे? तो जो आप पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को बोलेंगे कि ये एज ओल्ड एज पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ इसका जो है क्या, कौन है वही भूल गया, अरिस्टोटल है। और ये इवॉल्व हुआ है, तो 20 मार्कर के हिसाब से बता रहा हूँ। जो इवॉल्व हुआ है, पहले ट्रेडिशनल था, उसका एग्जाम्पल देंगे जो भी थे। उसके बाद लिमिटेशंस थे, तो लिमिटेशंस के कारण हम लोग ने यानी तो कम्युनिज्म और फासिज्म को नहीं काउंटर कर एनालाइज कर पाए काउज को, हमारा रिलेवेंस खोने लगा। दूसरी बात है कि इंटेलेक्चुअल मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ जब पोस्ट वर्ल्ड वार कंस्ट्रक्शन में हमारा पॉलिटिकल साइंस को नहीं इनवाइट किया गया, तो डेविड ईस्टन का जो बिहेवियरलिज्म अप्रोच आया, तो इनके बैकग्राउंड में मॉडर्न कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का राइज हुआ, जिसमें सारे मॉडल से उसके आप नाम दीजिएगा। उसके बाद कंटेम्प्रेरी बैकग्राउंड पे आइएगा कि ये हमारा क्या क्या एडवांटेजेस देता है। तो हम देखते हैं कि कौन सा गवर्नमेंट वर्क करता है, गुड है, बैड है, पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहाँ वर्क करता है, कहाँ नहीं करता है, किस तरह का सोशल सिस्टम में कौन सा वर्क करता है, किनका पॉलिटिकल इकोनॉमी अच्छा चल रहा है, वेलफेयर पॉलिटिक्स में किनका नहीं हो रहा है, किनका सर्टेन ब्रॉड गोल्स को अचीव कर रहा है, कौन जो है वार पे जाते हैं, कौन से मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वार पे नहीं जाते हैं, इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी वाला उसमें भी कंपैरिजन करते हैं।
फिर कोई ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, पॉलिटिकल सोशोलॉजी है जिसके कारण अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज तो नहीं आ रहा, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है डिसरप्टिव, तो कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम उस टेक्नोलॉजी को डिसरप्टिव वे में यूज करती है, कौन सा उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करती है। फिर आप पॉलिटिकल सोशोलॉजी में इंडिया में ही देखेंगे तो सोशोलॉजी कैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आता है कि वो डेमोक्रेसी को, इक्वलिटी को, मॉडर्न वैल्यूज को प्रमोट करता है या कौन सा सिस्टम नहीं प्रमोट करता है, कौन सा रिजीम करता है, कौन सा स्टेट करता है। तो ये सब आप उसका बेनिफिट देख सकते हैं, सिग्निफिकेंस देख सकते हैं। फिर आप उसको कंक्लूड करेंगे कि ओवरऑल तो स्टेट जो है सभी चीज़ों के सारे अप्रोचेज को कॉम्प्रिहेंसिव वे में इंक्लूड करके ही किसी सिस्टम को अंडरस्टैंड किया जाता है ऐसे। अच्छा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में लेटेस्ट कोई स्टडी है क्या इंटरनेशनल लेवल पे? किसी को पता है, कोई स्कॉलर या फिर कोई बुक? अगर नहीं पता तो प्लीज गूगल सर्च करेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, थोड़ा सा ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग बंद करूं या रिकॉर्डिंग बंद करूं या? कर दीजिए सर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फ्रेंड्स।